नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो आईआर का से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस 1 में सेक्शन 2 CS1 सेक्शन 2 में इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक से शॉर्ट आंसर में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईआर में जब भी कोई चीज़ हिस्टोरिक होती है, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक कोई चीज़ ऐसा हो जाता है, तो वो चीज़ सवाल आपके डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में उठा के पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार रूस और यूक्रेन का जंग पूछा गया था 67वीं में, और आपका क्वाड से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वाड से सवाल पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। इस बार जो है वो एक हिस्टोरिक बहुत ही बड़ा आपके आस पड़ोस में घटना घटित हुई है, जो इतना ज़्यादा हिस्टोरिक है कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये चीज़ भी संभव है। ये इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि समझिए कोई ऐसा दिन आए कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों डील कर लें कि आज के बाद हम कभी जीवन में मतलब हम अपने संबंध को सुधारेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, हम शत्रुता को भुलाने की कोशिश करेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर में नहीं उलझेंगे, हम डायरेक्ट वॉर में नहीं उलझेंगे। आज से हम दोनों दुश्मन की जगह मित्र बनने की कोशिश करते हैं। या फिर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका ये कर ले समझौता, या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया समझौता कर ले, तो समझिए वो कितना बड़ा हिस्टोरिक चीज़ होगा। उसी तरह का समझौता हुआ है ईरान में और सऊदी अरब में। दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है ये सुन्नी बहुल मुस्लिम कंट्री है, और ईरान जो है ये शिया बहुल मुस्लिम कंट्री एकमात्र है जो पूरी दुनिया में है। दोनों ही बहुत ही बड़े शत्रु थे, इस लेवल के शत्रु थे कि एक दूसरे के यहाँ राजनयिक तक नहीं रखते थे, दूतावास तक नहीं खोलते थे। 2016 में एक दूसरे के दूतावास को, कर्मचारियों को बाहर कर दिया, भगा दिया अपने अपने देश से। इसी सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। आईआर नाम से प्लेलिस्ट होगा जिसमें बहुत सारे लेक्चर होंगे, जो 68 के लिए और 69 बीपीएससी के लिए आपको मदद करेगा। आईआर के सवाल को जब भी लिखा जाता है, आईआर के आंसर को बंधुओं, तो उसमें कितने ज़्यादा आपने आयाम को कवर किया है और आपसे जो पूछा गया है तो उसके रिलेवेंट आंसर कितना ज़्यादा आपने लिखा है, उसी पर डिपेंड करता है आपको कितने अंक मिलते हैं। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा गया कि रूस और यूक्रेन जंग का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा जंग का, और आप ये लिख के आ गए हैं कि रूस और यूक्रेन का जंग क्यों हो रहा है, तो आपको अंक नहीं मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो सवाल है पूछा जाता है उसी को लिखना है। तो इन दोनों का पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते, फिर मैपिंग कर लेंगे, और फिर हम लोग मुद्दे पर आ जाएंगे। दो जगह ऑनलाइन वेबसाइट से मैं लाया हूँ आपके लिए कंटेंट, उसको मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से। देखिए, ये दोनों जो देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, शिया और सुन्नी बहुल हैं, ये तो बता दिया मैंने। सऊदी अरब जो है वो हमेशा से अमेरिका के गुट में रहा, अमेरिकी गुट में रहा। ईरान जो है वो 1980 से पहले अमेरिका के बनाए हुए सरकार द्वारा समर्थित होता था, लेकिन 1980 में जब वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, उससे पहले वहाँ के लिबरल लोग हुआ करते थे, लिबरल सरकार हुआ करती थी। लेकिन 1980 में इस्लामिक क्रांति हुआ था ईरान में, जिसके बाद वहाँ पर जो लिबरल सरकार थी, अमेरिकी पद्धति वाली सरकार थी, अमेरिका समर्थित सरकार थी, उसको लोगों ने रातों रात उखाड़ कर फेंक दिया। क्रांति का मतलब होता है जो पुरानी व्यवस्था आ रही है उसको बदल दिया जाता है, और नई व्यवस्था जो आई वो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पद्धति पर लागू शासन वहाँ पर अभी है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कितने ज़्यादा रूढ़िवादी हैं वो लोग, शरिया का किस कठोरता से पालन करते हैं। कि कुछ समय पहले पिछले साल एक महिला का हिजाब में से बाल बाहर दिख रहा था, तो उसको वहाँ के जो डिसिप्लिन नामक एक पुलिस होती है, जो वहाँ के गार्ड होते हैं, उसने पीट कर मार डाला उसको। इतना ज़्यादा सख्ती वहाँ पर लागू है ईरान में। सऊदी अरब जो है, MBS का नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद बिन सलमान, ये वहाँ के नए युवराज हैं। ओके, ये इनको पता है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था जो तेल पर आधारित है वो आने वाले समय में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया नवीनीकरण की तरफ जा रही है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। तो पूरा इतिहास जब तक नहीं पता होगा, जब तक वहाँ के लीडरशिप के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप आईआर को नहीं समझ सकते हैं। इनको पता है कि पूरी दुनिया नवीनीकरण की तरफ जा रही है, तो वहाँ का जो युवराज है MBS, उसने कोशिश की है कि अपनी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरल किया जाए और तेल पर से अपनी निर्भरता को कम किया जाए। ध्यान से सुनिएगा पृष्ठभूमि, उसके बाद PDF पढ़ूंगा। मैं सिर्फ PDF पढ़ने नहीं आया हूँ,
PDF तो आप खुद भी पढ़ लेंगे जब आप मैं दूंगा आपको। तो तेल पर से अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं और नई नई वहाँ पर उदारवादी चीज़ों को लागू किया जा रहा है। जैसे सिनेमा हॉल खुलना, सिनेमा हॉल नहीं होते थे वहाँ पर, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार देना, महिलाओं को अकेले बाहर निकलने का अधिकार देना, इससे पहले वहाँ पर नहीं था लागू। महिलाएं स्टेडियम में बैठ के मैच देख सकेंगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिसमें 200 किलोमीटर लंबी वॉल से घिरी हुई सिटी का निर्माण किया जा रहा है। टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। IPL का जो टूरिज़्म पार्टनर है वो सऊदी अरब ही है। वहाँ की अर्थव्यवस्था को तेल पर से हटाकर बाकी चीज़ों पर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है और रूढ़िवादिता जो इस्लामिक थी उसको कम करने की कोशिश की जा रही है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। आपको पता है कि यहाँ पर राज पद्धति लागू है। सऊदी अरब में आज भी किंग होते हैं, क्वीन होती हैं और युवराज होते हैं, जबकि ईरान में सो कॉल्ड लोकतंत्र लागू है, लेकिन वहाँ पर भी एक सुप्रीम लीडर होता है। सुप्रीम लीडर का मतलब होता है सर्वे सर्वा देश का एक ही आदमी होगा, उसके अंदर सारे राष्ट्रपति और वो अलग अलग मंत्री वगैरह होते हैं। ईरान में ये पद्धति लागू है, जबकि सऊदी अरेबिया में क्या है, किंग होते हैं। वहाँ पर कौन होते हैं, राजा, किंग होते हैं आज भी। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो वहाँ का युवराज है MBS, मोहम्मद बिन सलमान। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या हो रहा है एक्टिविटी, एक तो पहले ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, आपने देखा कि कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान से अमेरिका बाहर चला गया, अमेरिका। उसके बाद आपने देखा कि सीरिया में भी युद्ध जो है वो समाप्ति के कगार पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। उसके बाद से आपने देखा कि इजराइल और अरब कंट्री के बीच, जिसमें UAE प्रमुख था, उनके बीच में डील हो रही है शांति के लिए। यानी कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम वर्ल्ड वो एक नए दिशा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चूँकि सऊदी अरब किंग आधारित है, मोनार्की है, वहाँ पर राजतंत्रीय शासन है, तो वहाँ की आर्मी को हमेशा कमज़ोर रखा गया। वहाँ की आर्म फोर्सेस का आपने नाम नहीं सुना होगा, हालांकि आजकल उसको बहुत ज़्यादा हथियार दे के मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सऊदी अरब के जो शासक सत्ताधारी रहे उन्होंने हमेशा अमेरिका का संरक्षण प्राप्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के शासक सरकार ने हमेशा सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने का काम किया। सऊदी अरब धीरे धीरे अब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, नई व्यवस्था, नई इकोनॉमी, नई सोच को अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है। सऊदी अरब की विदेश नीति भारतीय विदेश नीति की तरह बढ़ रही है, जिसमें हम नाम यानी कि हम किसी गुट के सदस्य नहीं होंगे, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। सऊदी अरब भी धीरे धीरे इसी को अपना रहा है। कहानी जैसे कोई IR नहीं पढ़ाता BPSC के लिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण से सऊदी अरब जो है वो अपने सारे शत्रुओं को मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब और तुर्की, इन दोनों के बीच में दुश्मनी चलती थी, कुछ दिन पहले इन दोनों में मित्रता आरंभ हुई है। इजराइल से UAE तब तक समझौता नहीं कर सकता था जब तक सऊदी अरब UAE को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल से भी संबंध बहाल करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो चीन है वो अपना प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी जो डील हुआ है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, ये बीजिंग में ये डील संपन्न हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग में इन दोनों देशों के राजदूत ने इस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका चूँकि इस रीजन से हट रहा है धीरे धीरे, और कौन प्रवेश कर रहा है, अमेरिका तो बाहर जा रहा है, और कौन प्रवेश कर रहा है इस रीजन में, चीन प्रवेश कर रहा है। उसके अलावा सऊदी अरब ने एक और काम किया, अमेरिका और रूस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया रूस, ये हो गया अमेरिका। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो रूस के पास एक ही माध्यम था पैसा कमाने का, वो था तेल और गैस। तेल का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब भी है। तो अमेरिकी सरकार ने सऊदी अरब को बोला कि आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, जिससे तेल सस्ता हो जाएगा पूरे दुनिया में, तो रूस को आमदनी कम हो जाएगी, रूस की तेल सस्ता हो जाएगा। तो लेकिन सऊदी अरब में तेल की कीमत बढ़ाने की जगह, तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की जगह तेल का उत्पादन कम कर दिया। इससे पूरे दुनिया में तेल की महंगाई बढ़ गई, तो रूस की इनकम भी बढ़ गई। रूस को अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब, जैसे भारत रूस को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है तेल खरीद कर, वैसे ही सऊदी अरब ने भी अप्रत्यक्ष रूप से रूस को सपोर्ट किया है। अब अमेरिका नाराज़ हो गया, तो अमेरिका से सऊदी अरब ने क्या किया, डील करने के लिए बहुत सारे बोइंग के विमान खरीदने के लिए डील कर लिया कि हाँ, हम आपसे विमान खरीदेंगे, हम आपसे हथियार खरीदेंगे। इससे दोनों खुश हो गए। ये सऊदी अरब की नई फॉरेन पॉलिसी है। इसी फॉरेन पॉलिसी के तहत अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी ईरान, अमेरिका के दो ही दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन है, एक चीन है
एक ईरान है, एक नॉर्थ कोरिया भी है, लेकिन वो छोटा दुश्मन है। लेकिन चीन ने कोशिश किया है कि ईरान और सऊदी अरब एक हो जाएं, और ये सऊदी अरब बिना अमेरिका को धता बताए नहीं कर सकता था ये डील। इतनी राम कहानी पता चल गया, पृष्ठभूमि थोड़ा सा कैसे क्या लिखना है कैसे नहीं। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अरब कंट्रीज़ और इज़राइल, ये दोनों पहले एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। इज़राइल एक तरफ हो गया और अरब कंट्रीज़ एक तरफ हो गए। ये दोनों हमेशा से दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे कट्टर दुश्मन, अस्तित्व मिटा देना चाहते थे, इस लेवल के दुश्मन हुआ करते थे। बीच में आ गया भारत अपना। भारत कभी भी पहले इजराइल को खुलकर सपोर्ट नहीं करता था, आज भी नहीं करता है, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज़ नाराज़ हो जाया करते थे। भारत ईरान के साथ अच्छे संबंध बहाल करता था तो अरब का कंट्री नाराज़ हो जाते थे। भारत ईरान के साथ अच्छे संबंध बहाल करता था तो इजराइल नाराज़ हो जाता था, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन आजकल में ईरान है। ईरान से भारत अच्छे संबंध करता था, ये लोग नाराज़, इनसे अच्छा करता था, ये लोग नाराज़ हो जाते। भारत के लिए एक तरफ था कुआं, एक तरफ थी खाई। अब ये लोग चूँकि मित्र बन रहे हैं तो भारत के लिए क्या होगा, अच्छा होगा हमारे लिए। हमारे फॉरेन पॉलिसी को जो बैलेंस करके चलना पड़ता था कि हाँ भाई, ईरान से तेल खरीद रहे हैं तो सऊदी अरब नाराज़ हो रहा है, सऊदी अरब से तेल खरीद रहे हैं तो इजराइल नाराज़ हो रहा है। इन चीज़ों को मैनेज करने का थोड़ा सा भार हम पे कम हो जाएगा। हमारे लिए अच्छा होगा कि खाड़ी देशों में अगर शांति स्थापित हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन क्या यही पक्ष है, क्या यही सच्चाई है? नहीं, एक दूसरी सच्चाई भी है। दूसरी सच्चाई क्या है? इन क्षेत्रों में जो शांति बहाल हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? चीन की मदद से हो रहा है। हम कहाँ थे? हम सोए हुए थे क्या? क्या हम इनके बीच में वार्ता नहीं करवा सकते थे? हम मीडियोकर का काम नहीं कर सकते थे? हम इनके बीच में सुलह नहीं करवा सकते थे क्या? नहीं। तो अगर चीन इनके पीछे सुलह करवा रहा है तो उसका भी अपना इंटरेस्ट होगा। ईरान से पहले ही चीन डील कर चुका है, सऊदी अरेबिया से भी आगे समय में डील कर चुका है और बहुत सारे डील किया भी है। तो ये हमारे लिए संकट का कारण बन सकता है कि इस क्षेत्र से अमेरिका अगर निकल जाएगा, जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और चीन की अगर इस क्षेत्र में प्रभुता जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक संकट का कारण बन सकता है। पहले पूरी कहानी पता चल गई क्या है क्या नहीं। अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। ओके, दो वेबसाइट से लाया, एक दृष्टि की वेबसाइट से लाया हूँ, एक ध्येय आईएएस की वेबसाइट से मैं लाया हूँ आपके लिए। तो मैं ध्येय आईएएस वाला पढ़ देता हूँ और आप क्या करेंगे, आप दृष्टि की वेबसाइट पर जो दिया हुआ है वो PDF मैंने आपको डाल दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर सवाल को लिखने की कोशिश करेंगे। हाल ही में सऊदी अरब ईरान उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए बीजिंग में राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप बनाए रखने का एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? घरेलू मामला जो है आपका, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक मैं आपको मैप में एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर से। देखिए, यहाँ पर ये देश है यमन देश है। यहाँ पर सऊदी अरब के समर्थित कुछ लड़ाके थे और ईरान के समर्थित कुछ लड़ाके थे और दोनों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पर यमन के अलावा यहाँ पर लेबनान में भी था, यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन में भी था, इराक में भी था। हर जगह पर ये दोनों देश प्रॉक्सी वार का मतलब क्या होता है बंधुओं? प्रॉक्सी वार का मतलब छद्म युद्ध, यानी कि अप्रत्यक्ष युद्ध में उलझे हुए थे। अप्रत्यक्ष युद्ध का मतलब क्या होता है? एक गुट है ए, एक गुट है बी। ए गुट को ईरान ने समर्थन दे दिया, बी गुट को सऊदी अरब ने समर्थन दे दिया, बोला कि तुम दोनों लड़ो। जैसे मुर्गा लड़ाते हैं ना, वैसे ही मुर्गा लड़ा रहे थे। उस चक्कर में यमन में बहुत सारे लोगों की जान गई है और फिलिस्तीन वगैरह में भी बहुत सारे लोगों की जान गई है, इराक में बहुत सारे लोगों की जान गई है, सीरिया में बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेबनान में भी बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो ये सब प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे ये लोग बहुत ही ज़्यादा। तो इसको भी इन्होंने बोला है कि हम कम करने की कोशिश करेंगे। ओके, यह समझौता खाड़ी देशों के बीच 7 साल के राजनीतिक मनमुटाव को समाप्त कर देगा। 2016 में इनके बीच में पूरा संबंध बिल्कुल ख़त्म हो गया था। दोनों के बीच प्रतिद्वंदता पूर्व क्रांति ईरान के समय से है। क्रांति पूर्व ईरान के समय से ही दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर लड़ाई है। वर्चस्व का मतलब क्या होता है कि खाड़ी देशों में हमारा वर्चस्व होगा तो हमारा वर्चस्व होगा, इस चीज़ को लेकर लड़ाई है। उन्होंने क्षेत्रीय प्रभुता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। 1979 में क्रांति के बाद ईरानी राजशाही का पतन हो गया। देश को एक शिया धर्म शासित गणराज्य बदल दिया गया, धर्म शासित गणराज्य। ओके, इसके साथ ही इसमें सांप्रदायिक और वैचारिक कारक भी जुड़ गए।
हाल के दिनों में यह एक शीत युद्ध में बदल गया था, जिसमें दोनों पक्ष ने पूरे पश्चिम एशिया में अपने अपने सहयोगियों का समर्थन दिया। मैंने बताया ना, जगह जगह ये लोग अपने अपने सहयोगियों को समर्थन देते थे, न सिर्फ पैसे से बल्कि हथियार से भी लड़ाते रहते थे। जैसे मुर्गा लड़ाते ना, वैसे ही इन्होंने लड़ाया है पूरा, और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। 2016 में तेहरान में सऊदी दूतावास के प्रदर्शनकारियों द्वारा रियाद में एक श्रद्धेय शिया धर्मगुरु की फांसी के बाद उसके बीच औपचारिक संबंध टूट गए थे। एक शिया गुरु को फांसी दे दिया गया था वहाँ पर। अब चीन के मध्यस्थता के तहत वे एक नई शुरुआत शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। चीन ने मध्यस्थता की है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? खाड़ी देशों में अशांति, खाड़ी देशों में शांति, खाड़ी देशों में शांति भारत के लिए किस प्रकार से, भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत पर प्रभाव, खाड़ी देशों में शांति का भारत पर प्रभाव, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या तो एक सवाल और पूछा जा सकता है जिसको मैं अंत में डिस्कस करूंगा, वेट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो सवाल क्या है? जैसे एक सवाल इसी तरह का पूछा गया है भारत और श्रीलंका के संबंध से संबंधित करके, उसी प्रकार से भारत और खाड़ी देश के बीच में पूछा जा सकता है कि भारत और खाड़ी देश के संबंध पर, भारत और खाड़ी देशों के संबंध पर भारत की अंदरूनी राजनीति किस प्रकार से प्रभाव डालती है? भारत की अंदरूनी राजनीति किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके कारण हमें बहुत सारे अच्छे और बुरे चीज़ों का सामना करना पड़ा है। अंत में मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। समझौता का प्रावधान क्या है, इसको सही से पढ़िएगा। रिपोर्ट के अनुसार ईरान सऊदी अरब के खिलाफ आगे के हमलों को रोकने के लिए सहमत हो गया है, विशेष रूप से यमन हौती नियंत्रित क्षेत्र हिस्सों में। हौती एक जगह है यमन में। ईरान यमन में शिया मिलिशिया हूती का समर्थन करता था, जबकि सऊदी सरकारी सेना का समर्थन करती थी या दोनों को लड़ाती थी। सऊदी अरब ईरान इंटरनेशनल पर लगाम लगाने के लिए सहमत हुआ है, जो एक फारसी समाचार चैनल है जो ईरानी शासन की आलोचना करता है, जैसे ईरानी खुफिया एजेंसी ने एक आतंकवादी संगठन कहा था। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री ने 2 महीने में एक दूसरे की राजधानियों में दूतावास को फिर से खोलने से पहले सुलह की शर्तों को पूरा करने के लिए जल्द ही मिलेंगे, ये फिर से मिलेंगे। ईरान सऊदी अरब ने ईरान से संपर्क क्यों किया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ईरान ने सऊदी अरब से क्यों समझौता किया है, उसके बाद भारत पर प्रभाव, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा अंत में क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जहाँ भी हो सके, ज्वाइन कीजिए चैनल को जिससे सपोर्ट मिलता है मुझे। पश्चिम एशिया हाल के वर्षों में रणनीतिक पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। मैंने बताया ना कि नई सोच, एक नई राजनीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोगों के। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात 1/4 सदी में इजराइल के साथ संबंधों को मान्यता करने वाला पहला अरब देश बना। 2020 में यूएई ने मान्यता दे दी इजराइल को। ये यूएई बिना सऊदी के समर्थन के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता था। बाद के वर्षों में इजराइल और अरब देशों ने अपनी अपनी साझेदारी को गहरा किया है। इस पुनर्संरेखन के प्रमुख कारकों में से एक है अमेरिका द्वारा पश्चिम एशिया को अपनी वैश्विक संबंध रणनीति में प्राथमिकता से हटाना। अब अमेरिका का पहली प्राथमिकता क्या है विदेश नीति के तहत? सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र अब अमेरिका की विदेश नीति का पहला प्राथमिकता रखता है। चीन को टैकल करना है अब उसको इधर जो पश्चिम एशिया उसको मुर्गे नहीं लड़ाना, अब उसको रूस पर नियंत्रण नहीं करना। रूस को उसने यूक्रेन युद्ध में उलझाकर बर्बाद करके छोड़ दिया है। उसके बाद अब उसका एक ही फोकस है कि अब चीन को किसी युद्ध में उलझाएं और उसको चोक कर दें। इसलिए अब उसका पहला प्राथमिकता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ना कि पश्चिम एशिया का क्षेत्र। तो पश्चिम एशिया से जब अमेरिका का प्रभाव कम होगा तो किसी का तो प्रभाव बनेगा। पश्चिम एशिया अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाएगा, चीन से मदद लेगा, भारत से मदद लेगा, अपना अपना विदेश नीति स्वतंत्र कर लेंगे ये लोग। अमेरिका के हाथ में अब बड़ी विदेश नीति चुनौती है, जैसे यूक्रेन में रूसी युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का उदय। इसके अलावा हाल के वर्षों में सऊदी और अमेरिका के बीच में संबंध भी ठंडे रहे हैं। साझेदारी का आधार सऊदी तेल के बदले अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी थी, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले सऊदी अरब क्या बोलता था, हम आपको तेल देंगे, आप हमें सुरक्षा की गारंटी दो। सुरक्षा किससे? बाहरी शत्रुओं से और आंतरिक शत्रुओं से भी। अमेरिका अब दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से एक है और खाड़ी अरब पर उतना निर्भर नहीं है जितना कि शीत युद्ध के दौरान हुआ करता था। अब अमेरिका ने बोला कि हम तेल खुद ही उत्पादन कर लेंगे, तो हम तुम्हें फोकट का सुरक्षा क्यों दें। इससे अमेरिकी राष्ट्रपतियों को इस क्षेत्र के अमेरिका की प्राथमिकता को कम करने में तेजी लाने की अनुमति दी। जब 2019 में सऊदी तेल सुविधाओं पर हमला किया गया, इसके लिए ईरान को व्यापक रूप से दोषी ठहराया गया, तो अमेरिका ने इससे दूरी बनाए रखी। उसने ईरान को कुछ भी नहीं बोला।
ऐसा लगता है कि इससे सऊदी अरब को ईरान समस्या के वैकल्पिक समाधान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। जो समाधान लेकर आए हैं वह ईरानियों तक पहुंचना था कि ईरानियों के साथ अच्छा संबंध कर लो, अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इजराइल के साथ अच्छा संबंध कर लो, हमें किसी से खतरा ही नहीं है। अरब कंट्री में कोई ऐसा देश है जो सऊदी अरब पर आक्रमण करे? नहीं। एक ईरान था, एक इजराइल था, इन दोनों से अच्छा संबंध कर लो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मान लो कल को ऐसा हो कि भारत और चीन के बीच में इतना अच्छा संबंध हो जाए कि हमें हथियारों की ज़रूरत ही ना पड़े, भारत पाकिस्तान के बीच में इतना अच्छा संबंध हो जाए कि हमें किसी दुनिया में किसी देश की ज़रूरत ही ना पड़े, तो ये जितने हथियार बेचने वाले देश हैं, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। तो वही तो यहाँ भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने क्यों समझौता का अपनाया है? ईरानी आर्थिक अलगाव और घरेलू दबाव के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपको पता होगा जेकोपा, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप करके था, जिसमें क्या था ना कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के 5 देशों ने उसे डील किया हुआ था। तो अब परमाणु डील को रद्द कर दिया किसने? ट्रंप ने आकर। उसके बाद से ईरान पर प्रतिबंध भी ढेर सारा लगा दिया इकोनॉमिक रूप से कि आप व्यापार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 100 तरीके के प्रतिबंध है वहाँ पर। एक ईरानी जो है रुपया, वो डॉलर की तुलना में हज़ारों गुना नीचे गिर गया धराम से। पूरी दुनिया में अलग थलग प्रकार पड़ा हुआ है ईरान। भारत तक उससे ढंग से व्यापार नहीं कर रहा था अमेरिका के दबाव के कारण। ओके, इसके कारण से वहाँ की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है बिल्कुल। तेहरान जानता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों से राहत मिलना निकट भविष्य में संभावना नहीं है। देश में इसकी कार्रवाई के बावजूद विरोध प्रदर्शन शांत होने से इनकार करते रहते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इसकी मुद्रा संघर्ष कर रही है ईरान की। ईरान अपनी मुद्रा के लिए चीनी निवेश और समर्थन चाहता है, इसलिए उसने चीन की बात मानी है। इसलिए चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरब के साथ एक सौदा ईरान के लिए आर्थिक जीवन रेखा खोल सकता है। और रणनीतिक रूप से ईरान चाहता है कि इस तरह का समझौता अरब देश और इजराइल को उसके खिलाफ एकजुट करने के अमेरिकी प्रयास को कम कर सकता है। अमेरिका क्या कर रहा था? अरब देश और इजराइल को एक गुट में ला रहा था और ईरान को दूसरे गुट में रख रहा था, जिससे क्या होता, इन दोनों के बीच में फिर वो लड़ाई करवाता, जंग करवाता, मुर्गे लड़ाता और अपना फ़ायदा बेचता। तो इसको भी ईरान ने भांप लिया। उसने बोला कि हम क्यों नहीं इनसे संबंध अच्छा कर लें, जिससे अमेरिका का जो है मंसूबा वो अपना ख़त्म हो जाए वहीं पर। समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको? राम कहानी पूरी समझ। आपके पड़ोस में जैसे झगड़ा होता है ना, तो मेल मिलाप होता है कि एक आदमी का दूसरे से मिलान हो गया, दूसरे का तीसरे से हो गया, वही सेम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है। कोई अलग नहीं है, यहाँ भी वैसा ही होता है। घर में भी जैसे झगड़ा होता है वही झगड़ा है यहाँ भी। इस समझौते से चीन को क्या फ़ायदा होगा? पश्चिम एशिया में शांति मध्यस्थ की भूमिका निभाने में चीन की आर्थिक, क्षेत्रीय और सामरिक हित है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और इसके निरंतर वृद्धि के लिए ऊर्जा बाजार में स्थिरता आवश्यक है। क्षेत्रीय रूप से यह समझौता पश्चिम एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के आगमन को चिन्हित करता है। यदि कोई युद्ध के बाद दुनिया में इस क्षेत्र में सभी प्रमुख शांति पहलों को देखता है तो अमेरिका की निरंतर उपस्थिति थी, लेकिन सऊदी या ईरान में सुलह अमेरिका की अनुपस्थिति है। इससे पहले इस क्षेत्र में पत्ता भी हिलता था तो अमेरिका ही हिलाता था, अब वह वहाँ से निकल रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है थोड़ा सा। अमेरिका इस सौदे को कैसे देखता है? हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है। कूटनीतिक चुनौतियाँ क्या है, ये भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए ये मायने रखता है अब कि हाँ भाई, ये तो बताओ कि भारत को क्या मिलेगा इससे, भारत पर इसके क्या प्रभाव है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद घरेलू राजनीति को डिस्कस करेंगे हम लोग और फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब विश्व के 2 प्रमुख तेल उत्पादक हैं। उनके बीच में किसी भी तरह के संघर्ष से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से तेल के वैश्विक कीमतों में स्थिरता आएगी। भारत को तेल के निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अगला क्या है? व्यापार। ईरान और सऊदी अरब दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं। उनके बीच संबंधों को सामान्य बनाने से व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे भारत के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। अगला क्या है? क्षेत्रीय स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ तक इंटरनेशनल को जोड़ना था। अब वो सुन लो कहाँ कहाँ से जोड़ना है। सहित मध्य पूर्व में भारत के मजबूत आर्थिक और रणनीतिक हित है। ईरान भारत के विस्तारित पड़ोसी का हिस्सा है। विस्तारित पड़ोसी का मतलब पड़ोसी का पड़ोसी होता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ में था कि जो रूस का पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, उसको मुंबई से जोड़ना था। ओके, उसको मुंबई से जोड़ना था। उसमें ईरान भी एक भागीदार देश था। तो इससे हमें ईरान के साथ जब हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं होगा, ना हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव होगा, ना अरब कंट्रियों का, ना इजराइल का, तो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। ओके,
विस्तारित पड़ोसी है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अस्थिरता के लिए भारत के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए क्षेत्र आर्थिक स्थिर हो सकता है, जिससे संघर्ष और आतंकवाद की जोखिम को कम किया जा सकता है। यमन जैसे देश में शांति हो सकती है। इजराइल जैसे देशों के अगल बगल में शांति हो सकती है। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स क्या है? ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ भारत का सौहार्दपूर्ण संबंध है तथा यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाता है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को मदद मिल सकती है। हालांकि ईरान और सऊदी के बीच चीन की मध्यस्थता भारत के लिए चुनौतियां पैदा करेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाने में ये योगदान कर सकता है ये समझौता। अब आते हैं कि ये समझौता पूरे समझ में आ गया। समझौता में क्या क्या किया इन्होंने कि हम शत्रुता को कम करेंगे, हम एक दूसरे के यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो एक दूसरे के चैनल बने हुए हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल छद्म युद्ध करते रहते हैं उसको भी समाप्त करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं उसको समाप्त करेंगे, और आने वाले देशों में हम दूतावास भी खोलेंगे और अपनी आर्थिक एक्टिविटी को भी सामान्य करने की कोशिश करेंगे। यही समझौता है। किसकी मदद से हुआ है? चीन की मदद से हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ? ईरान और सऊदी अरब के बीच में हुआ। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को तेल बेचने में, तेल खरीदने में सुविधा होगा, व्यापार खरीदने में सुविधा होगा। जियोपॉलिटिक्स में भारत को ज़्यादा बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि भारत को सारे मित्र थे जो आपस में लड़ रहे थे। अब भारत के जो सारे मित्र हैं जो आपस में लड़ रहे थे उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है, तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। ओके, ये सारा बात समझ में आ गया होगा। अब मैंने शुरू में आपको एक सवाल बोला था कि ये बताओ भाई कि भारत की घरेलू राजनीति का भारत का खाड़ी देशों से जो संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो बंधु, घरेलू राजनीति का पूरी दुनिया में हमारे जहाँ जहाँ भी फॉरेन रिलेशन है उनके साथ संबंधों पर असर पड़ता है। थोड़ा सा कम पड़े या थोड़ा सा ज़्यादा पड़े, लेकिन असर ज़रूर पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे श्रीलंका के साथ संबंधों पर हमारा असर किस प्रकार पड़ता है, तमिल लोगों को लेकर हमारा असर पड़ता है वहाँ पर। अब आते हैं खाड़ी देशों। खाड़ी देश में कौन लोग रहते हैं? मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। खाड़ी देशों में पहली चीज़ है कि हमारे बहुत सारे कामगार वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी अस्थिरता होती है तो भारतीय कामगार जो बहुत सारा डॉलर भेजते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर भारत को ही प्राप्त होता है बाहर से, रेमिनेंसेंस के रूप में जो भारतीय लोग बाहर में कमा के भेजते हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से डॉलर को भेजते हैं। तो वहाँ पर अगर अशांति होगी तो कामगार को बाहर भागना पड़ता है। अब आते घरेलू राजनीति। घरेलू राजनीति में जब सांप्रदायिकता बढ़ती है भारत में, जैसे भाजपा की सरकार है, मान लो भाजपा के कुछ दिन पहले प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ में, कुछ बयान दिया था उन्होंने। तो आपको पता है इसके खिलाफ सऊदी, बहरीन, कतर सभी देशों ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि इनका सेंटीमेंट हर्ट हुआ था। तो इनके साथ हमारे संबंधों में थोड़ी सी खटास देखने को मिली है। कतर ने इस पर ऑफिशियल रूप से आपको लिखित में आपके साथ आपत्ति दर्ज करवाई थी। दूसरा क्या होता है कि सऊदी अरब के जो युवराज हैं सलमान, MBS मोहम्मद बिन सलमान, इनकी भारत यात्रा होने वाली थी, लेकिन यही मुस्लिमों के खिलाफ जो भारत में कट्टरता थी, इसके कारण बहुत सारे विशेषज्ञों ने ऐसा बोला कि इन्होंने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया था, भारत नहीं आए थे ये। इसका भी असर पड़ता है। भारत में जब भी कोई नेता किसी संप्रदाय का टारगेट करता है या किसी संप्रदाय के खिलाफ नियमित रूप से बिल्कुल सरकार के द्वारा अगर कुछ ऐसा चलाया जाता है गलत चीज़ें या कुछ ऐसा बयानबाजी किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, दलों के द्वारा, तो उसका हमारे विदेश संबंधों पर असर पड़ता है कहीं न कहीं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि घरेलू राजनीति में अगर सांप्रदायिकता बढ़ती है तो उसका विदेश की फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो इसी चीज़ को सम्य भाषा में, सामान्य भाषा में यूज करके आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे नूपुर शर्मा जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्होंने जो बयान दिया था उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद भाजपा को उनको पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था, सस्पेंड वगैरह करना पड़ा था। तो ये चीज़ ऑफिशियल है और इसके कारण असर पड़ा था हमारे रिलेशन पर, ये आप बता सकते हैं। ओके, ये आपका घरेलू राजनीति संबंधित हो गया। तो पूरा मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे क्या खाड़ी देशों में शांति बहाल हुआ है और किस तरह से घरेलू राजनीति पर उसका असर पड़ता है, घरेलू राजनीति का फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है, ये डील क्या था, सब कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई खामी हो तो फीडबैक आप दे सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी बता सकते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो ज़्यादा देखते हैं लोग और पढ़ाई वाले वीडियो कम देखते हैं। आप खुद ही इसको रियलाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप पढ़ने का काम कीजिए, पढ़ाई वाले वीडियो ज़्यादा देखिए। पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाने सिलेक्शन नहीं होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।